नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हिंदी की आईसीएसई की परीक्षा में 80 अंकों का प्रश्न पत्र होता है, जिसमें से पहला ही प्रश्न होता है प्रस्ताव लेखन। और परीक्षक के रूप में मूल्यांकन के दौरान मैंने कई बार ये चीज़ें महसूस की कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, यदि उन पर ध्यान रखा जाए तो बड़ी आसानी से इन प्रारंभिक 15 अंकों को अर्जित किया जा सकता है। तो इसी विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कि एक अच्छा प्रस्ताव कैसे लिखें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रस्ताव और निबंध में एक छोटा सा अंतर है। प्रस्ताव में जब भी आप देखेंगे, किसी भी बोर्ड के परीक्षा का कोई भी पहला प्रश्न उठाकर देखें, तो उसमें एक निर्देश दिया होता है कि आपको किन किन विषयों पर अपने विचार प्रकट करने हैं। और ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो कि हिंदी में आपके अंकों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो देखते हैं कि एक अच्छा प्रस्ताव कैसे लिखा जाए और ये किस रूप में आता है। तो अब अच्छा प्रस्ताव लिखने के लिए पहले देखें कि इसमें शब्द सीमा होती है 250 शब्दों की। मैंने कई बार बोर्ड की परीक्षा में भी मैंने देखा कि बहुत सारे विद्यार्थी जो थे, वो शब्दों को गिन-गिन करके लिखते हैं। हमारे ही जगह पे नहीं, बहुत दूसरी जगहों के विद्यार्थियों को भी मैंने देखा कि वो गिन-गिन करके शब्द लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनके पास विषय वस्तु का अभाव है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किन-किन चीज़ों को, किन-किन विषयों पर चर्चा करें। और कई-कई बार ऐसा होता है कि विषय दिया होता है और आप विषय को भूल जाते हैं। मैंने जैसे कहा कि निबंध और प्रस्ताव में ये अंतर होता है। जैसे एक छोटा-सा उदाहरण मैं बताऊँ आपको कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपने विचार लिखिए, ये निबंध हो जाएगा। लेकिन आधुनिक शिक्षा के बारे में बताइए, फिर उसकी क्या-क्या कमियाँ हैं उसे उजागर कीजिए, फिर उसके बाद उसके समाधान के उपाय बताइए। तो इस तरह से हमने 3 हिस्से बना दिए। और तो प्रस्ताव लेखन के दौरान हमें ये विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रश्न में जिन जिन बातों को पूछा गया है, वो सारी चीजें आप अपने लेखन में समावेशित करें या लेखन में उसे रखें, अन्यथा आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। अब इस प्रश्न में जब आप देखेंगे तो हमेशा बोर्ड की परीक्षा में 5 विकल्प दिए होते हैं। अब ये पांचों विकल्प किस प्रकार के होते हैं? पहला विकल्प और दूसरा विकल्प मुख्य रूप से तत्कालीन समस्याओं पर आधारित होता है, जैसे पर्यावरण पर आधारित, प्रदूषण पर, शिक्षा पर, संस्कृति, समाज आदि इन विषयों को लेकर के पहले 2 विकल्प होते हैं। और तीसरा विकल्प होता है जो आपके अनुभवों पर आधारित होता है, जिसमें कभी-कभी कहते हैं कि किसी काल्पनिक घटना का वर्णन कीजिए, किसी दुर्घटना का वर्णन कीजिए। कभी आपने रेलवे स्टेशन पर आपने 2 घंटे किस तरह से बिताए, उसका वर्णन कीजिए। तो इस तरह की चीज़ों को वो अनुभवों पर आधारित तीसरा विकल्प होता है। और चौथा विकल्प होता है कहानी लेखन का। तो अभी पिछले 2 सालों से थोड़ा-सा अंतर आया है इसमें। पहले बड़ी आसानी से सिर्फ़ एक ही चीज़ होती थी कि किसी उक्ति या मुहावरे पर आधारित कहानी लिखिए। लेकिन अब उसमें थोड़ा-सा फेर-बदल हो गया है। आधुनिक परीक्षा में अभी इधर भी जो परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र बने हैं, उसमें उक्ति और मुहावरे को छोड़ करके उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया कि कहानी के शुरू या अंत की पंक्ति बताते हैं। जैसे कभी कहते हैं कि यह इस घटना से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक कहानी लिखें जो इस लाइन से समाप्त हो, इस पंक्ति से समाप्त हो। ऐसे ही प्रारंभिक कोई पंक्ति देखें कि ऐसा मौका मुझे मिला, इससे आप कहानी की शुरुआत करें। तो ये बात ध्यान देने की है कि कहानी के शुरू या अंत की पंक्ति जब आपको पूछी गई है, तो आप कहानी के शुरू या अंत में वो पंक्ति ज़रूर लिखें। और अगर उक्ति या मुहावरे पर आधारित कहानी है, तो आप उस उक्ति या मुहावरे को पहले अच्छी तरह से समझाइए और फिर कहानी में जोड़िए। और कहानी के अंत में यह प्रमाणित कीजिए कि आपकी कहानी इसी मुहावरे पर आधारित थी। जैसे अक्ल बड़ी या भैंस,
तो हमने अक्ल बड़ी या भैंस पहले बता दिया, फिर उसके बाद पूरी कहानी लिख डाली और उस कहानी में मैंने प्रूफ किया कि अक्ल बड़ी होती है। तो अंत में जाकर के कंक्लूजन में, जिसको आप उपसंहार कहते हैं, वहां पर आप लिखेंगे कि इस तरह से मैंने अपनी कहानी में यह प्रमाणित कर दिया कि अक्ल बड़ी होती है। तो ये बहुत ध्यान देने की बात है। और फिर इसके बाद अगला हिस्सा आता है इसमें कि चित्र पर आधारित प्रस्ताव लेखन अथवा कहानी लेखन, इसका 5वां विकल्प होता है। तो चित्र पर आधारित अगर आपको चित्र एक मिलेगा, उस पर आप उस चित्र का वर्णन करेंगे, उस पर उससे जुड़ा हुआ कोई प्रस्ताव लिखें या कहानी लिखें। और चित्रलेखन का क्या प्रारूप होता है, इसको हम अगली कक्षा में बताएंगे। तो अभी देखें कि इसमें कौन कौन सी बातें विशेष महत्वपूर्ण होती हैं निबंध लेखन के दौरान। तो सबसे पहली बात होती है भूमिका, और दूसरा विस्तार, और तीसरा उपसंहार। तो अगर भूमिका की बात करें तो हमें जब भी शुरुआत करें हम किसी चीज़ की, किसी निबंध की, तो हम किसी विशेष दोहे से शुरुआत कर सकते हैं, कविता से शुरुआत कर सकते हैं, किसी मुहावरे का उदाहरण देते हुए शुरुआत कर सकते हैं। तो शुरुआत हमारी जितनी प्रभावशाली होगी उतना ही अच्छा है। और विस्तार करने के दौरान भी हमें ध्यान देने की बात है कि कहानी का विस्तार, प्रस्ताव का विस्तार इस प्रकार से करें कि जिस प्रकार से प्रस्ताव में निर्देश दिया हुआ है उसी क्रम में आप उसको उसका विस्तार करें। और उपसंहार करने के दौरान उससे मिलने वाली शिक्षा या आपका क्या विचार है वो जरूर उसमें लिखें, अंतिम पैराग्राफ में, जिसे हम उपसंहार कहते हैं। और इसमें भूमिका भूमिका आलोक सर, जैसे मैं अंकों का विभाजन एक बताता हूँ कि किस चीज के लिए कितने अंक मैं देता हूँ। तो कहते हैं भूमिका के लिए मैं 3 अंक दूंगा। विस्तार, जैसा मैंने जिस क्रम में प्रस्ताव में पूछा गया है, अगर आपने उसी क्रम में सारे विचार लिखे हैं तो मैं उसके लिए आपको 7 अंक दूंगा। और अगर आपने कंक्लूजन में अपना दृष्टिकोण भी लिखा है और अच्छी तरह से समझाया है कि आप क्या चाहते हैं, तो आपको उपसंहार के भी 3 अंक मिल जाएंगे। और इसके बाद वर्तनी और भाषा के प्रयोग के लिए मैं 2 अंक रखता हूँ, जिसमें ये 2 अंक बड़ी आसानी से काट लिए जाते हैं कि आपने छोटी सी भी गलती की तो आपके अंक काट लिए जाएंगे। कोई प्रश्न पूछना था किसी को? आलोक सर, हाँ, मैं लॉग आउट हो गया था, आपने इससे पहले क्या बताया था सर? कर तो दीजिए। मैंने जैसा अभी बताया कि आप फिर से इस प्रस्तुतिकरण को देख सकते हैं, ठीक है ना? तो मैं आपको बताऊंगा फिर से कि मैंने क्या क्या बताया, ठीक है? तो अभी आगे चलते हैं यहाँ से कि अब प्रस्ताव लिखते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, निबंध की भूमिका अथवा आरंभ को प्रभावशाली बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप अंग्रेजी में एक कहावत सुनते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो आपको ये इस बात की विशेष सावधानी बरतनी है कि आप प्रारंभ महत्वपूर्ण लिखें। जैसे मैंने बताया कि आप कविता से शुरुआत कर सकते हैं, किसी उक्ति से शुरुआत कर सकते हैं, या किसी बड़े आदमी के कथन से शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरह से आप निबंध की भूमिका की शुरुआत, जैसे मैंने कहा कि संस्कृत का श्लोक लिखे, कविताओं की पंक्तियां लिखे, किसी मुहावरे को आधार बना करके विषय का परिचय दें, तो आपकी भूमिका बड़ी ही प्रभावशाली हो जाएगी। अब मध्य भाग में मैंने जैसे कहा कि निर्देश का पालन करें, कि जिस जिस क्रम में निर्देश दिया हुआ है उसी क्रम में विषय को खोलें और हमेशा उचित तर्क दें, प्रमाण दें कि ये आप जो बात कह रहे हैं वो क्यों सही है, दृष्टांत दें, उदाहरण दें। क्योंकि जो आप कहते हैं ना कि हमें लिखने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, इसीलिए हम शब्दों की गणना कर रहे हैं, शब्द लिख रहे हैं कि 150 शब्द हुए, अभी 100 और लिखने, ऐसे नहीं है। आप दृष्टांत दीजिए, कोई उदाहरण दीजिए। किसी बड़ा व्यक्ति है, किसी महात्मा व्यक्ति है, तो आप उसके बारे में कुछ उसकी कहानी भी उसमें जोड़ सकते हैं, कैसे उन्होंने पर्यावरण बचाया, कैसे प्रदूषण पर काम किया। तो इस तरह से आप इन चीजों को जब अपने प्रस्ताव में डालेंगे तो आपका प्रस्ताव बड़ा भी होगा और ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप जबरदस्ती खींच खींच कर उसको बड़ा कर रहे हैं। ये पहली बात।
फिर इसके बाद एक चीज और ध्यान देने की है कि एक अवतरण को दूसरे से जुड़ा रखें, जोड़ने की कोशिश करें। कि आपने एक पैराग्राफ लिखा तो दूसरे पैराग्राफ को उससे जुड़ा रखने के लिए आप अगले पैराग्राफ में क्या लिखने वाले हैं वो अंतिम लाइन में थोड़ा सा जोड़ जरूर दें। फिर भाषा शैली जो है वो सरल और स्पष्ट रखें। मैंने एक बात बहुत बार देखी है जांच कार्य के दौरान भी कि विद्यार्थी बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करने का बहुत लालची विद्यार्थी है कि मैं बहुत अच्छा बहुत महत्वपूर्ण बहुत कठिन शब्द का प्रयोग करूं जिससे कि पढ़ने वाला व्यक्ति बहुत प्रभावित हो। ये बात सत्य है कि आप कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो प्रभाव जरूर छोड़ेंगे, लेकिन उस कठिन शब्दों के प्रयोग करने के दौरान आपको उस शब्द को अच्छी तरह से जानना चाहिए। अर्थ का निरर्थ हो जाता है, अर्थ का अनर्थ बन जाता है। तो इसलिए कठिन शब्दों के प्रयोग करने में सावधानी बरतें। अगर जहाँ आपको ऐसा लगता है कि आपको पूरी तरह से समझ नहीं है तो आप एकदम सरल भाषा रखिए। भाषा को बदलने की विशेष आवश्यकता नहीं है। आप विशेष रूप से सिर्फ ये ध्यान रखें कि जो भी भाषा हो वो स्पष्ट हो, त्रुटियां कम हो। नहीं तो आपने कठिन शब्द प्रयोग करने के चक्कर में लिंग, वचन या अन्य प्रकार के अभी आपको किसी ऐसे कठिन शब्द का प्रयोग कर दिया जो वहां पर प्रासंगिक ही नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में आता ही नहीं है, तो इससे बचें। अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है कि विराम चिन्ह वर्तनी संबंधी त्रुटियों पर ध्यान दें। कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दबाजी में लिखते चले जाते हैं और बहुत सारी ऐसी मात्राओं की गलतियां होती हैं जिनको हम जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन जल्दबाजी में हमने कर दिया। तो वो आप बार बार उसको देखें जो आपने लिखा है, कम से कम प्रश्न पूरा करने के बाद जरूर पढ़ें और देखें कि उन छोटी छोटी गलतियों को, जैसे मुझे, कुछ, दिया, लिया, इस तरह की छोटी छोटी गलतियां तो कम से कम न रहें। फिर अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि आप अपने विषय वस्तु का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे बीच में आप महापुरुषों के जीवन से जुड़ी घटनाएं, कविता का प्रयोग करें, फिर उसके बारे में लिखें कि ये कविता कैसे आपके प्रसंग में आती है और कैसे आपके प्रस्ताव से जुड़ी हुई है, ये सब बताएं। लेकिन बिना जरूरत के ऐसे उसको दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास न करें, तो अनावश्यक विस्तार न करें। जो भी लिखें वो पूरी तरह से आपके विषय से जुड़ा हुआ हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन बातों को यदि ध्यान में रख करके आप प्रस्ताव लिखते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको अच्छे अंक मिलना एकदम सुनिश्चित है कि आप अच्छा अंक ही प्राप्त करेंगे। तो आशा करता हूँ कि मैंने ये चीज़ें आपको ठीक तरह से समझा दी हैं। इससे जुड़ी हुई यदि कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चित्र वर्णन किस प्रकार से किया जाए इसको लेकर के अगली कक्षा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मित्र आलोक त्रिपाठी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।